आप सबको सर्वप्रथम तो बहुजन नायक करोड़ों करोड़ों शोषितों वंचितों की सच्ची आवाज, सच्चे नेता मानव साहब की जयंती की बात बताया और हमारी अपनी पार्टी, अपना दल, अपना घर आजाद समाज पार्टी काशीनाथ के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पे दिल्ली में जो अधिवेशन किया जा रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई। पूरे देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न राज्यों से आए हमारे सम्मानित नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो गाइडलाइन जारी हुई थी उस गाइडलाइन के अंडरटेकिंग आप यहाँ पहुंचे, आपने अनुशासन का पालन किया, आप समय से आए, क्योंकि हमारा संगठन बहुत विशालकाय संगठन है, एक बड़ा संगठन है, तो एक दिन में कोई अधिवेशन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन हम सब लोग अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने मिशन के, महापुरुषों के आंदोलन के सच्चे सिपाही हैं, तो इसलिए हम सब लोग फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें। यहाँ उपस्थित हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, भाई निजाम जी, अमित कसाना जी, नीतू सिंह जी, अनिल रजस्वी जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर बटपाल जी जो हमारे अनुशासन समिति के चेयरमैन भी हैं, भाई महक सिंह जी, भाई राम प्रधान जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई डॉक्टर बीपी नीलरतन जी, भाई गोपी गुजर जी, भाई मोहनलाल जी, भाई हाजी एहसान साहब, भाई चौधरी सतपाल जी, भाई वीरेंद्र कुमार सुनील जी, भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई राजकुमार गौतम जी, भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, भाई साजिद सैफी जी, भाई गुलजार सिंह जी, भाई जतिन कुमार जी, भाई डॉक्टर आकिब साहब, भाई आबिद अहमद जी, भाई संजय रेड्डी जी, भाई नरजीत सिंह भट्टी जी, भाई राजेंद्र सिंह यादव जी, भाई कमल सिंह गालिया जी, भाई एम एस आर्या जी, भाई अमित चौधरी अमर सिंह जी, भाई युवराज जी जो हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, भाई सुनील जी जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई रामकृष्ण जी जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, भाई महेश पहलवान जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, भाई राकेश कसाना जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं, भाई नरेंद्र विक्रम जैन जी जो हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, प्रभारी भी हैं दिल्ली के, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, हमारे जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, भाई धर्मवीर पवार जी, हितेश माही जी, भाई अशोक कामले जी, भाई अजपाल सिंह जी, भाई घनश्याम नागर जी, भाई दत्तू मेड़े जी, भाई एन देरवाल जी, भाई अतुल भाई जी, भाई विजय जाटव जी, भाई सिकंदर गौर जी, भाई रामराम जी, भाई दिनेश जी, भाई वासुदेव बोल जी, भाई अनिल जी, भाई सुनील बैरसिया जी, भाई मनवीर गस्ता जी, भाई कुलदीप भार्गव जी, भाई कमल राणा जी, भाई पवन लोधी जी, भाई रवि कुमार जी, भाई राजकुमार जांगड़े जी, भाई संजय कुमार रवि जी, भाई अंकेश जी, भाई मतीन जी, भाई रवि जी झारखंड वाले, भाई महेश जी, भाई सीताराम गंगावले जी, भाई देवेंद्र मकवाना जी, भाई अनिल प्रधान जी, भाई रतीश जी, यशपाल बोहरे जी और रविदास रंजन जी, भाई जुबेर चौधरी जो हमारे
भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली के जो संयोजक हैं भाई अब्दुल वसीम जी और भाई साहब जो मैं उनकी जितनी तारीफ करूं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की वो कम है। बिना कहे वो जरा से आगे से दिल्ली में पूरे देश में कहीं अन्याय होता है उसके पक्ष में आंदोलन करते हैं। मैं जिसको का धन्यवाद करता हूँ। इसके नाम के बाद अगर कोई छुट गया तो पहले मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा सभी के नाम ले लूं। नहीं मैंने ले लिया वो बोल भी नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास दो स्टेट की बहुत महत्वपूर्ण लिस्टें मैंने मंगाई है, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब साथी जो इस देश में इस आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, तन मन धन सबक लगा के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हैं। मैं जितना सम्मान इनका करता हूं उतना ही पूरी ईमानदारी से आप लोगों का भी मैं सम्मान करता हूं। मेरी नजर में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। भाई सुरेंद्र जी, हमारी दोनों महिला नेता है अर्चना गौतम जी, बहन अर्चना गौतम जी और बहन नेहा ताई जी, भाई वंदना सुंदर जी, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला नेता और हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए। साथियों, समय की कमी के कारण बहुत सारे अन्य जो साथी आए थे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। आप सबकी तरफ से मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं कि आपको अगली बार प्रयास करेंगे कि ज्यादा लोगों को बुलवाएं। सम्मानित इस देश के मालिकों, इस देश के मूल निवासियों, हम पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुजन समाज के समय समय पर जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उनको भी नमन करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा उन रहबर की करेंगे जिनकी आज जयंती है, जिनके नाम से हमारी पार्टी में जिनका नाम भी शामिल है। फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी पर चर्चा करेंगे, आगे के दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे, आगे के कार्यों पर चर्चा करेंगे, अधिवेशन पे भी चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने सहयोग भी किया है अपनी मेहनत की कमाई से, इससे अधिवेशन संभव हो पाया। मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं। माननीय काशीराम साहब मेरे आपके किसी के भाषण के मोहताज नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, जो सम्मान पाया, नाम पाया, उसके लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जलाकर, अपनी सारी खुशियां सुख दुख त्याग कर, यहां तक कि अपने पेट को भी काट कर उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया। तब जब हमारे जैसे लोग सांस ले पाए। वो ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। आज जब मैंने उनको नमन किया तो मैंने उनको यही लाइन से आत्मसात किया। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर के साथियों का, क्योंकि वो शुरुआत के साथी उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई सहारनपुर के सभी साथियों को, क्योंकि वो आंदोलन की जड़, उन्होंने इस आंदोलन को सींचने का काम किया, शुरू करने का काम किया। लेकिन आज जब मैं देश के सभी कोनों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बड़ी ईमानदारी से, हमसे भी ज्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ता जमीन पर कर रहे हैं। हो सकता है हमें कुछ कमी हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं। जिस संगठन, जिस पार्टी के पास इतने ईमानदार, संकल्पित, अनुशासित, समर्पित कार्यकर्ता हो, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोके। और जो कार्य किसी पवित्र उद्देश्य के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों
लोगों को सामाजिक न्याय, अवसर, तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए चलाया जा रहा हो, वो भी कभी नाकामयाब नहीं हो सकता अगर हम उसको पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब मुझसे पूछा जाता है कि इतना बल कहां से आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बल कहां से आता है। यहां हमारे भाई बैठे हैं, सुदर्शन यादव जी। ये बल यहां से आता है कि उनकी माता का देहांत हो गया आज, लेकिन वो आदमी यहां इस सभा में अपने डिवीजन में मौजूद है। कहां है सुदर्शन भाई? दिल्ली। पिता का, उनके पिता का देहांत हुआ है और मैं मंचों से कहता हूं, पिता जो है ना, हीरो होता है बेटे का। मैं बड़ा फोन किया मुझे पानी देना। सुदर्शन यहाँ है तो मुझे एहसास होता है कि कितना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद दिल से, जय हिंद। वो मिशनरी गायक थी और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों पे पहले से आ चुकी है। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानी थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को सुना, ये भीम आर्मी की ताकत है। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका लॉन्ग टाइम मैगजीन के वर्धन का क्यों आतंक कार्यकर्ता था, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार है, अपना दिल तक निकालना चाहिए। और उसी ताकत की वजह से आज प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये प्यार इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारे दुकानें, संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और उनको कहना देने वाले हमारे मिशन 78 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात काशीराम साहब पे कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल RPI, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे, सीखना चाहते थे अपने ज्ञान, अपने बल, अपने पद के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद। और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हो, तुम सिखाओगे और क्या समय। और यहाँ दिल्ली में आके, दिल्ली में उस समय एमसीडी का चुनाव था, मैंने इतिहास में पढ़ा है, उन्होंने अपने पैसे से 25 लोग जो हैं यहाँ एमसीडी में चुनाव लड़ा था, अपना पैसा देकर 25 के 25 जमान जब्त हो गई। लेकिन हौसला देखो महामानव का, कोई हार नहीं माना, क्योंकि जब आप मैदान में मिलेगा, ये लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है दुनिया की। कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं है, तो उन्होंने कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते। अगर आपके अंदर सच्ची तमन्ना में गारंटी तो कितना काम किया है, हम किस किस जिम्मेदारी पे, हमने क्या क्या काम तैयार कर लिया, क्या क्या काम अधूरा है, क्या क्या हमने अपने साथियों से उम्मीद कर ली है कि उस काम को वो करने में हमारी मदद कर रहा है। तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं और आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं, लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पर भी करता हूं कि आप इस आंदोलन में
मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे खाना देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में काम करना है। इसीलिए तय हुआ था कि कम लोगों को बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जो भी जगह मिल जाए उसमें कर रहे, तो हमारे शास्त्र ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से अब तो हम पे इतने साधन तैयार हो गए कि हम कोई बड़ा सा हॉल कर सकते हैं जहां आपको भी गर्मी ना लगे और हमारे आने वाले साथियों को भी गर्मी ना लगे, आराम से लोग आपकी बात। फिर ये फैसला हुआ कि भाई को ऑडिटोरियम ढूंढा जाए, तो ऑडिटोरियम से कई ढूंढे, सारे बुक थे। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें ले जाए। फिर ये तय हुआ कि अभी तो मिलाई है मध्य प्रदेश में, तो 1-2 महीने के बाद बना लेंगे। इसलिए तय हुआ कि श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सीमित साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार में जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके मुझे बताया था कि हमारे अंदर कितना बल है। तो मैं मुद्दों पर आता हूँ। मेरे जब मैं यहाँ घूम के देख रहा हूँ बात करते तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे जमीन पे। अगर मैं अच्छा ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता, मैं यहाँ बैठे 90% लोगों को नाम से जानता हूँ, सबके नाम लेके बुला सकता, क्योंकि मैं आपके काम पे नजर रखता हूँ। यही मेरा काम है। देखो आप नाराजगी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? बस इतना सा ही तैयार करना है मुझे तुम्हें कि तुम अनुशासित हो जाओ सभी साथी, बाकी को काम आप अपने आप कर लो। यहाँ हमारे कुछ अतिथि भी है, जैसे हरी जी जिनमें है, भाई बिलाल जी जिनमें है, भाई मनोज जी जिनमें है, हमारे अकाली दल अम्बेडकर जो है उनके पूर्व वर्तमान सांसद जो संरूप है श्रीमती मान जी, वो नहीं आ पाए थे कारणों से, उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इस साल 6 प्रदेशों में इलेक्शन है 2023, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम। 6 में से 5 में हमारा संगठन, 6 में से 5 में, और 5 में से 4 में हमारा मजबूत संगठन। मध्य प्रदेश की शक्ति आपने देखी, राजस्थान की शक्ति आपने देखी, कर्नाटक तेलंगाना में भी हमारा मजबूत संगठन और छत्तीसगढ़ में भी हमारा मजबूत संगठन। अब हमारे पास सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए अधिवेशन पे, ताली बजाने से, नारे लगाने से आगे बढ़ के, वो ये होना चाहिए मेरे आपके सबके ध्यान में कि हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को सफल कैसे बनाएं।
हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें। हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा छोड़ के, किराए के घरों का सहारा छोड़ के अपने मकान को कैसे मजबूत करें। हम इन चुनाव में अपने सहारे पे कैसे खड़े हों, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सदन में है। आपके प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं और आपके भारत में जो लोकसभाएं हैं, दोनों सदनों में ही कानून बनाने की ताकत है और कानून को लागू कराने की ताकत भी उन्हीं के पास है जिनकी सरकार। विपक्ष कानून लागू नहीं करा सकता है। विपक्ष सरकार को मजबूर कर सकता है, लेकिन कानून को लागू नहीं करा सकता है, ना ही कोई कानून बना। तो मैं मध्य प्रदेश को के साथियों को तो धन्यवाद देता हूं उस रैली के लिए, लेकिन जैसा हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि यहां और संगठनों के लोग भी दिल्ली में सालाना जलसे करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो एक व्यक्ति के को रोजगार दे दे। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को वोट डालने के प्रति आपकी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक ये है कि जो हमारी वहां प्रदेशों में पार्टी के प्रभारी हैं, जो हमारे मिशन 78 के प्रभारी हैं, मिशन 78 के लोग हैं, उनको कार्यकर्ता को इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस मैदान, जो सजा हुआ मैदान है, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा। उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला, उनके अखबार का, उनके टेलीविजन का, उनके विज्ञापन का, सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन को देंगे, झूठे वादा करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने माउथ मीडिया से करना पड़ेगा। जैसे बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि वो हमारे आवाज को उठाते रहते हैं। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको इस चैनल को स्वीकार करना पड़ेगा और आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, आपको अपने संगठन को बहुजन बनाना पड़ेगा। जैसे जब मैं यहां आया, हम एक ही समाज के, दलित समाज के लोग सबसे आगे बैठे हुए थे। मैं इस बात को बहुजन नहीं मानता, तभी मैंने माननीय देवी से कहा कि भाई ये सही नहीं है। हम बहुजन की बात करते हैं, हमारे संगठन, हमारी पार्टी में हमने साइकोलॉजी को पूर्ण आत्मसात किया, अपने संविधान में भी आत्मसात किया है, तो हमारा मंच भी बहुजन समाज का मंच होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करने में फर्क होगा तो हम ज्यादा दिन इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यह आंदोलन ही पूर्ण सत्यता पर आधारित है, सच्चाई का आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन। इसलिए तत्काल मैंने इनसे कहा कि चलो, हमारे सभी साथी इतने तैयार नहीं है, उनको जानकारी मिलेगी तो हमें, अगर क्या तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे या फिर जितने सीनियर साथी हैं, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाएंगे। और ये भावना अगर मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताइए। जब ये भावना आपके अंदर होगी और आप जब इस तरह के विचार के साथ काम करोगे और मोहरे बनने की बजाय, जो दुश्मन मोहरे बनाना चाहता है हमारे बहुजन समाज के लोग आपस में टकराव करा, जो हमारी एकता को तोड़ना चाहता है, उनके मोहरे न करके, दुश्मन की मदद न करके, अपनी छोटी छोटी बातों को वहीं निपटा के और भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, विश्वास मजबूत करना पड़ेगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो सच्चे रिश्ते हैं और हम लोग दिल से आंदोलन कामयाब करना चाहते हैं। जब आप गांव देहात में जाके हमारे अति पिछड़े समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे, पहली बात तो मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, स्पेशली मुझे गर्व है कि आप इस आंदोलन को आपने अब तक अपने खून से सींचा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को पीछे रख के अपने भाईचारे के भाइयों को आगे करके आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दुश्मन चालाक है, दुश्मन हमारे लोगों को वो विधायक भी बना रहा है, एमपी भी बना रहा है और उसके हाथ में पावर नहीं दे रहा है, तो व्यक्तिगत तनख्वाह देने
लायक बना के उनसे उनके समाज का चेहरा बना के उनकी वोट को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए आपको और हमको दुश्मन के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा कि उसने क्या तैयारी की। इसलिए गांव देहात में जाके जो तमाम फील करते हैं उनके बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आज हालात क्या है। वो बार बार हमारी ताकत को हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगा, हमें धर्म विरोधी राष्ट्र विरोधी तमाम तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। हम चाहते हैं देश में इस बात को पहुंचाने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और आपको उसे बताना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, आजादी के 75 साल के बावजूद भी भाई किशन लाल बागी यादव के घर अगर कच्चा मकान है, उसके समाज के आस पड़ोस में कच्चा मकान है, तो आज भी इस देश में तमाम सरकारें रही, उन्होंने हमें इंसान भी नहीं समझा और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि पक्के मकान में रहने लाया। इसलिए हमें जमीनी तौर पर अपने आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा और आपस में ना लड़के भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा हर घटना के पीछे दुश्मन की कोई ना कोई साजिश हो सकती है, तो जल्दबाजी ना करके घटना की तय पे जाना पड़ेगा। अगर बिना घटना की तय पे जाएंगे तो प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा झगड़ा रहेगा और जाते जमीन पे देखेंगे तो पता लग जाएगा कि दुश्मन ने साजिश करके हमारे लोगों को भिड़ाने का काम किया है और हम बुद्धिजीवी तभी है जब हम उस दुश्मन की साजिश को समझ के खबरदार होकर अपने लोगों को तैयार करें। हमें यह भी तय करना होगा कि कहीं हम इस मैदान में सिर्फ हारने के लिए क्यों नहीं आए। मैंने तो ये तय किया व्यक्तिगत रूप से, आपका अग्रणी होने के नाते, नेतृत्वकर्ता होने के नाते मैं तो अपने मन में रोज ये तय करता हूं कि हमें ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना। क्या आप अपने मन में इस सवाल को कभी उठाते हैं कि हमें ताकतवर बनना है? कितने लोग उठाते जाए हाथ उठा के बताना। एक बाबर को छोड़ के इसको सब लोग मानते हैं, बाकी सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि बिना ताकतवर बने हम लोग इस देश में अपने स्वाभिमान सम्मान और उससे भी बड़ा हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पाए। आज क्या हालात है मुल्क में, मैं उससे चर्चा करूंगा आपसे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मैं स्पेशली कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वहां हमारा राजनीतिक आंदोलन जमीन पे बड़ा ताकतवर हो रहा है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो वादे करके वो सरकार में आएगी उन वादों को विपक्ष होते हुए हमें उनसे पूरा करवाना है। इसलिए हम महीने से कोई ना कोई आंदोलन जो है जिला स्तर पे करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने आंदोलन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुद्दों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या क्या वादे किए, क्या क्या उन्होंने पूरे किए हैं और इस झूठ को भी, जो झूठ फैलाकर उन्होंने हमारे लोगों की वोट में काम किया है, उस झूठ को भी समाज के बीच जाकर भी नकाम करना पड़ेगा। हमें समाज के बीच जाके छोटी छोटी मीटिंग करके जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, उनको भी मैदान में उतर के लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन सब ढाई से तैयार हो सकता है। देखो, दुश्मन पैसे भी देता है, दुश्मन साधन भी देता है, दुश्मन सब कुछ करता है। क्या यहां आया कोई व्यक्ति को किसी ने पैसा दिया है? हाँ, हम पैसा भी अपना खर्च करते हैं, समय भी अपना खर्च करते हैं, ऊर्जा भी अपनी लगाते हैं, तन मन धन को भी अपने विचार करने को तैयार है महापुरुषों के आंदोलन के लिए। तो हम यहाँ हारने के लिए गए, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना, इस बात का भी ध्यान हम लोग को रखना। मैंने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता करके 5 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया था। फिर मैंने एक सवाल जाके पूछा उत्तर प्रदेश के लोगों से कि भाई वो 5 मुद्दे आपको पता है? तो मैंने ये नोटिस किया कि हमारे सभी नेताओं को वो 5 मुद्दे नहीं पता था।
ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये हमारा चुनावी एजेंडा है। इसी चुनावी एजेंडे के साथ अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के साथियों को कि उन्होंने मजबूत संगठन जमीन पर तैयार किया है और अभी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा भविष्य के चुनाव का, तब तक हमारा संगठन और मजबूत हो जाएगा। वो पांचों मुद्दे भी आपको, आप सब लोगों को देश में रहने वाले लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है, हमें आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है। तो हर चीज के मेरे द्वारा कही गई हर चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे भाई को नहीं देख रहे, मैं इसके खिलाफ काम करूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए मेरे पास एक ही जरिया, क्या तो मैं बहुजन मीडिया के लोग मेरी बात को आपको सुना देते हैं, या फिर मंच पर मैं अपनी बात को बोल देता हूं। टीवी वाले, अखबार वाले तो वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है, वो हमारे सारे बातों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनको जो उनको जरूरत है वो नहीं देते। इसलिए आपको ही समाज के बीच में जाके मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो करने की इच्छा है, उसको बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर जागृति पैदा होगी। जैसे हमने मांग की और उसका निष्कर्ष भी आ गया, देखिए आज मैं आपको चर्चा करूंगा। हमने वहां एक मांग की थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत में मंडल कमीशन के बाद 29.5% पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की यही सीमा हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन फिर 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार ने तत्काल ईडब्ल्यूएस पास करा दिया और ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, क्योंकि भारतीय संविधान पे आरक्षण प्रतिनिधि का जो पैमाना तय गया है वो आर्थिक आधार पर कभी नहीं हो सकता है। हमारे नेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने ईमान को गिरवी रख के उसका समर्थन किया। उसका परिणाम ये हुआ, जबकि वो संवैधानिक था, लेकिन जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई, हमारे लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से भारत की न्याय व्यवस्था आज है और उसमें कोलोनियल सिस्टम है, उसकी वजह से पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं है, चंद परिवारों का कब्जा है। उसके कारण जो ईडब्ल्यूएस उन्होंने संवैधानिक उसको जो है कर दिया और भारत में आरक्षण की सीमा 29.5% से बढ़ के 59.5% हो गई। अब जो नए विज्ञापन आते हैं आप देखना, 2 साल में जो कोटा 100 भर्ती आई तो 70 का आया, और जो इतने लंबे समय का बैठे लोग हैं, दलित सीटों में बच्चों का कोटा वो 2-4 सीटों का आया। इसलिए हमने मांग की कि अब तो आपने आरक्षण की सीमा खत्म कर दी है, जो बैरियर आपने लगाया था 49.5% का, अब जितनी जनसंख्या भारत की हिस्सेदारी, अब आपको देश में सबके लिए संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब हम सरकार से बात करते तो सरकार कहते हैं कि साहब हम पे तो साधन नहीं, तो हमने कहा कि ठीक है, आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया। आप गौर से सुनना मेरी बात को, जाकर समाज में बताना कि आपने पैमाना बना के 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा आप आगे चले गए, तो अब आप ये कहते हैं कि आपका साधन नहीं, तो कम से कम जो अति पिछड़ी जाते हैं उनको उत्तर प्रदेश में 15%, 27% के अलग 15% आरक्षण की व्यवस्था आपको की पिछड़ी जातियों के लिए करनी चाहिए। जिससे जब 100 वैकेंसी आए तो 15 पद अति पिछड़ी जातियों के बच्चों को मिले। जब सिविल सर्विस की 100 वैकेंसी आए तो 15 बच्चे बाल प्रजापति कसर निशाद पुष्पा के भी जाए, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, वो भी बैठ के कुर्सियों पर अपने समाज के लिए कुछ करें। उसी तरह में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं, 6 जातियों के लोग तो मेहनत करके किसी तरह से आगे बढ़ पाए, उनकी संख्या भी अगर आप सही तरह से काउंट करोगे तो 25% से पार होगी। लेकिन आप उनको 90% आरक्षण देते हो, तो जो अति दलित जातियां हैं, जिनका अभी तक जो शिक्षा में जिनका जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिनका फ्लैट नहीं बना,
उनको अवसर मिले इसलिए 5% अतिरिक्त आरक्षण रोजगार से ज्यादा 5% देने का काम करो। अगर वास्तविकता में इन लोगों के आप जबकि मैं जानता हूं कि जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इतनी नाराज सरकार है जिसमें तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए पूरे आरक्षण व्यवस्था का तमाशा बना दिया। इसका परिणाम हमने उत्तर शिक्षक भर्ती में देखा। कल भी इसमें एक आदेश आया कि पूरी वो 68 अलग से दी गई थी हमारे आंदोलन को निरस्त कर दी जाए। हमने देखा कि उत्तर शिक्षक भर्ती में 20,000 पद हमारे खा गए। चोरी और जबरदस्ती ना लो और फिर इनके बचाव में न्यायालय खड़े हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं। इसलिए ये जब धर्म की बात करते हैं हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो हमारे अपने लोगों को हमें जाकर बताना है कि आप उनसे ये भी सवाल पूछो कि आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा, आपको जमीन कहां से मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर कहां से मिलेंगे। अभी मुख्यमंत्री ने काम और किया, मैं उस पर भी आऊंगा। ये षड्यंत्र अपने लोगों के सामने यहाँ हमारे एक 5 मांगों में जो हमने रखी थी उसमें ये भी काम थी कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ठेकेदारी में जो सरकारी ठेके आते हैं उन ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आपने भारत में किसी को ज्यादा लोगों ने दी। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकार द्वारा वो जमीनें भी सरकार छीन गई है और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था। कल सरकार ने कहा कि एससी एसटी की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, डीएम से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन खरीदने की अथॉरिटी दे रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, ये मेरा संदेश है उनको कि ये गलतफहमी में मत रखना कि इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा है तुमसे हाथ पार लड़े रहेंगे, याद रखना। जमीन सरकारी और जमीन हमारी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारे तन पे ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी नया सरकार है ये अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो वरना अंजाम दुरुस्ता बहुत बुरा होगा। आपको जाना जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। ये जमीन छीनना चाहते हैं और हम जमीन दिलाना चाहते हैं। ये बात में आपको बतानी पड़ेगी कि जमीन दिलाने की ताकत सरकार होती है, इसलिए हम कहते हैं कि लोगों को चलो ताकत रोजगार देने की ताकत सरकार होती है। इसलिए मैं लोगों से मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं कि अपने लोगों को उनके भरोसे मत छोड़ो, उनको हाथ फैलाने मत दो। रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हमारे लोग, वहां उनके भरोसे मत रहो। अपने लोगों को ताकत बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाओ। और भी कई मांगे हमने रखी थी उस समय, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे। एक कन्वेंशन जो किया ये बेनकाब होना बहुत जरूरी है। किसी की हैसियत नहीं पूरे देश में कि वो षड्यंत्र का सामना कर ले, लेकिन इस षड्यंत्र को बेनकाब करना नेतृत्व करता है कारण में जिम्मेदारी। कल एक आपका देता है हमारा देता उत्तर प्रदेश से, और ये सब जगह होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो आप देख लेना। उन्होंने कहा कि 22 तारीख से 30 तारीख तक रामनवमी का त्यौहार है और तमाम तरह की जो धार्मिक आयोजन वो होगा और उसमें 1 लाख रुपए हम लोग पंडित पुजारियों को ये काम करने का देंगे। पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे पर नहीं होता। हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ में जोड़ो, दिमाग खोलो। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि डीएम जाने व्यवस्था करेंगे, एसडीएम जाने व्यवस्था करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है इस बात को समझो भाई। धर्म आपका
व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको उसके धर्म को मानने से नहीं रोक सकता। और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता, लेना नहीं सिखाता, दूसरा नहीं सिखाता, दो ही सिखाता। और धर्म को मानने वाले लोग अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना करके धर्म को सीखते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे करेंगे और मंदिरों में लगेगा। मंदिरों में जो एमपी एमएलए की सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप तो मंदिर को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में नेता जाए, सरकारी खर्चे में जाकर भाषण दे और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते हैं मंदिर छोड़ के गौरव, ये लखनऊ बैठे होता हमें अपने समाज को सुधार करना होगा। हमारी बहनें वहां जाए मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा मैं आपसे कह रहा हूं कि बहनों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, हमारी मां को तैयार करना पड़ेगा। हमारी गौरव जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है। मां सावित्रीबाई फुले से लेके मां अंबिकाबाई, मोदी, मां दंताई बाई, मां पन्नाबाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को, जो आज की वीरांगनाओं को तैयार करना पड़ेगा, कुछ यहाँ बैठी है, कुछ घर में है, उनको हमें जाकर समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वार्षिक तैयार करना है तो महिला को सशक्त करो, हर महिला को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो। उत्तर प्रदेश नोट देश हमारी सरकार के कमो बैंक में व्यवस्था नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नारे देते हो, आपकी सरकार ने हाथ के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिला नेता चुप थी बिल्कुल, और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाए, कहा कि ये हुआ। देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ अन्याय का मजाक उड़ा उत्तर प्रदेश में। 3 लोगों को बरी कर दिया, एक आदमी को सजा, वो भी वो जो धारा व्यक्ति को हटा दी, पूरी सरकार मिली आरोपियों को बचाने के लिए। केवल भीमानी के लोग जमीन पे लड़ रहे थे उसमें, आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखाने वाले बात करते सदन में नहीं हुआ, मैं सदन में बना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से बताना कि उंगली कैसे दिखाई जाती है। घमंड तो बहुत बड़े बड़े अहंकारियों के दूर हुए। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था क्योंकि उनके यहाँ पंचायत का नगर पंचायत का चुनाव आ गया अप्रैल में, और आपने देखा जब आपके किसी में आया तो आप पूछना चाहिए, बताओ पिछले वर्ष के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण करने की तैयारी क्यों कर रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो टिकट नहीं करवाया? हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये हमसे जितने भी वोट के रखते हैं, जिस दिन वोट का अधिकार आपको नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों पर उन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते इतिहास करके देखो कि किस तरह परंपरा पूंजियों के नाम पे, सती प्रथा, तमाम पूंजियों के नाम पे उन्होंने देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया। मेरे बहुजन समाज के लोगों अपने दिल में हाथ रखकर पूछो कि सती प्रथा के नाम पे आज सती प्रथा होती और आपके घर में आपकी, अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, उसको सदगुणों में मानते, अगर जल्दी किताबें लिखाया जाता तो आपके खाते में क्या दीजिए, आपके दिल में क्या दीजिए, आप सोचते रहे। क्योंकि तब हमने अधिकार नहीं थे, देश का चुनाव हुआ। जब इस देश के कानूनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार चुनाव हुआ। आज नाम करके दिखा दो, अगर किसी भी मानव चाहे वो चाइना पाकिस्तान में कोई बात दे दो, जिसको गलत फहमी हो आपको अपना बना कर दिखा। ये गुलाम कब हुए हम जब इनके हाथ में पावर थी और हम बहुजन लोगों को दलित
हथियार नहीं उठा सकते। आज तो हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को आप जाकर वहां मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताएंगे मैंने कहा डायरेक्ट कर ले जाना भी हम क्या चाहते हैं। मैंने आपसे अपील की कि पार्टी गाइडलाइन से अलग हटके अनुशासन को ज्यादा कोई काम न किया जाए। आपका अनुशासन आपकी ताकत है। जब आप अनुशासित रहेंगे इससे आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आप गाइडलाइन पे रहेंगे तब आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आप भीड़ बन जाएंगे आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो पार्टी के आदेश आते हैं उनको पालन किया जाता है। ये बात मैं आपसे कहता रहता हूं भाई। जितना पार्टी के लिए मैं जिम्मेदार हूं कि आप लोग जिम्मेदार नहीं हो, जो सब लोग बैठे बताओ जरा, जो सब लोग बैठे बताओ क्या मैं अकेला जिम्मेदार हूं? उसका सारा भाग मेरे कंधों पे या आपके कंधों पे भी है? तो आप लोग ये क्यों नहीं ख्याल रखते कि किसी भी कारण आपकी पार्टी का मान सम्मान कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी किसी बात पर आपके किसी साथी को बुलाने अपमान महसूस नहीं होना चाहिए। क्या आप इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? इसे दिशा निर्देश के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो आपसे बड़े साथी हैं उनके आदेशों का पालन किया करो। और आपको कोई शिकायत हो तो उसको जब मीटिंग हुआ करे, समीक्षा हुआ करे, तब जो है अपनी बात को रखा करो। सार्वजनिक उपकरणों पे अपनी बात को न रखा करो। उससे आपकी पार्टी आपके संगठन की छवि को धब्बा लगता है। क्या आप अपनी पार्टी संगठन के विरोधी हो? तो आपको चाहिए कि संयम और धैर्य के साथ अपनी बात को समय मिलने पर रखें, धैर्य रखें। अगर आज मुलाकात नहीं हुई है तो जरूर नहीं कि आज इस बात पर चर्चा 4 दिन बाद मुलाकात होगी, सब चर्चा होगी। अभी हमारे गुरु साथी ने मुझसे कहा कि भाई मुझे आप उत्तर प्रदेश की लिस्ट दे दो। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि वो बहुत धैर्यपूर्ण हमारे नेतृत्व करता है, तो मैंने उनसे कहा कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने एक बात समझिए, आप भी समझा करो। अब ये पूरा आपके बंदों पे है, स्पेशली नौजवान लोगों पे। ये नौजवान लोग करने पे है। मैं बिहार के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा तैयार करो यात्रा के जरिए पूरे बिहार में जो सत्ताधारी दल के साथी लोग हैं उनकी यात्रा में जितनी भीड़ों में जुटाने का काम किया, जितनी मेहनत करने का उन्होंने काम किया, मैं वहां के नेतृत्व करता दोनों साथियों का। और वहां से पहुंचे सभी और जो वहां है उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां में उन्होंने आपने एहसास करा दिया कि आने वाले कल में आजाद समाज पर की बीमारी के बिना वहां भी आगे राजनीतिक आंदोलन उन लोगों का नहीं हो सकता। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने बीच में भी कहा, आप लोग आपसे पुनः कह रहा हूं, क्योंकि आधी आबादी के लोग प्रभावित करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ज्यादा बड़े पैमाने पे बहुजन समाज की महिलाओं को आप लोग अपने संगठन पार्टी से जोड़ने का काम करें, उनको जिम्मेदारी लेने का काम करें, उनको समझाने का काम करें, उनको एहसास कराएं कि देश में क्या चल रहा है। और देश में जो देश के दुश्मन लोग हैं, जो नकली राष्ट्रभक्त लोग बनते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये बताने का काम भी आप महिलाओं को करें। ठीक है? मैंने आपसे पिछले भीम आर्मी के अधिवेशन में कहा था कि हम जब अपना अखबार जो है वो करेंगे। तो हमारा न्यूज पोर्टल रेडी हो गया है, अगले महीने हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। आगे जो भी न्यूज़ होगी, जो भी एरिया होगी, सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिला करेगी। अगले महीने हम लोग उस न्यूज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यहाँ बिजनौर के साथी भी हमारा आया है, वहां हमारा कार्यालय भी बनाया नगीना में। उस कार्यालय का उद्घाटन हम लोग अगले महीने करेंगे। आप लोग तैयारी कर लो, अगले महीने कार्यालय का उद्घाटन भी नगीना में होगा। ठीक है? बड़े पैमाने पे देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम तरह की समस्या है वो बढ़ रही है। और उन पे काबू पाने के लिए सरकार फेल है, क्योंकि सरकार उन पे काबू पाना नहीं चाहती। इसलिए और भी बहुत सारी समस्या, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली,
पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों को जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए। जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की हमने मांग की, जैसे रोजगार करने के लिए जब सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए हमारे लोगों को लोन मिले। जैसे इन घटनाओं का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो पाएगी। जिस तरह से नफरत की आग में देश को धोखा जा रहा है, अभी जो घटना राजस्थान में घटी, जहां नासिर और जुनैद को तथाकथित गुंडे जो थोड़े से धन के लिए पशुओं की तस्करी करते हैं, उन गुंडों ने जो तथाकथित गोरक्षक है उन्होंने उन बच्चों को राजस्थान से उठाया, हरियाणा में लाके पीटा, फिर थाने लेके गए और थाने में ले जाकर पुलिस को उनको सौंपने काम किया। उनकी हालत देकर पुलिस ने मना कर दी, तो उन दोनों बच्चों को बेल्टों से बांधकर उनको जिंदा जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में अगर इस घटना को देखा जाए तो ये घटना इतनी निंदनीय है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। जब मैं सती प्रथा का जिक्र कर रहा था, बिल्कुल ऐसा ही दर्द पैदा होता है जो इस घटना में हुआ, जिंदा लोगों को जलाने। वो तो मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान और हरियाणा की टीम का, उन्होंने एक दिन में पूरा 1 दिवसीय आंदोलन करके सभी मुख्यालयों पे और उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीमों ने सभी मुख्यालयों का आंदोलन करके उस निकम्मे मुख्यमंत्री को परिवारों से मिलने जाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उनकी सरकार ने अभी तक गिरफ्तारियां नहीं दी। यहाँ मौत की घटनाएं होती है, यहाँ ब्लड साइड की घटनाएं होती है, यहाँ तमाम तरह से हमारे गुरुओं को, हमारे कई रस्तों को ढाने की तैयारी कर रही है। बड़े पैमाने में सरकार के लोग बचे, जो 70 साल से लोग बचे हुए, बरेली बदायूं का मामला मुझे बताया साथियों ने, उन परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है, हल्द्वानी में जिसने उजाड़ने का काम किया। इन सबके खिलाफ भी हमें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और अपने संवैधानिक आंदोलन से सरकार को, इनकी सरकार की साजिश को नाकामयाब करना चाहिए। हमें जमीन पे जाके अन्याय करने वाले लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब नाइंसाफी हो, अन्याय हो, तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं भीम आर्मी के वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे सीनियर साथी, उनको भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपनी पाठशालाओं पे ज्यादा काम शुरू करें। उन पाठशालाओं के जरिए हमारा नया कल तैयार हो रहा है, उन पाठशालाओं पे ज्यादा काम करें। उसके साथ साथ भीम आर्मी को हम बहुजन सुरक्षा दल के रूप में भी उनसे काम लेंगे। बहुजन सुरक्षा दल का क्या काम है, इसको जानने के लिए अब संघोषिया जो है आप लोगों के बीच में रखी जाएगी और भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के हमारे नेताओं को, अपने कैडर को तैयार करना है कि वो अपने इस दल को, इस शक्ति को बहुजन समाज की सुरक्षा में समर्पित अर्पित करने का काम करें। उस सुरक्षा दल के जरिए जो वोटों की लूट होती है, जो ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, जो तमाम तरह से वोट कटवाई जाती है, या हमारे लोगों को ड्रा धमकाया जाता है, या फिर हमारे लोगों को जो अन्याय होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, झूठे मुकदमे लिख के जो जेल में जाया जाता है, उनके खिलाफ भी जो है निर्णय लेने की क्षमता उनको हम लोग देंगे कि वो निर्णय लेने के खिलाफ भी ताकतवर तरीके से काम करें। विकल्प के तौर पे, भविष्य के तौर पे हम पे जो अगले संकल्प है वो हरियाणा में आजाद
झारखंड में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन को खड़ा करने का है। इसलिए मैं हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कर ले, क्योंकि वहां भी राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। क्योंकि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तब तक वहां आपके हाथ अपने लोगों की मदद के लिए कलम के ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वहां भी आपको जाना कर ले। और मैं जो वहां प्रभारी है बीमारी के जो प्रदेश के प्रयोजक है, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि वो कमर कसे। अब आपको राजनीतिक शक्ति की जरूरत है समाज को अवसर देने के लिए, इसलिए आपको उसकी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं उनको नगर विकास चुनाव की तैयारी मजबूती से करने के लिए तैयार होना चाहिए। वही हरियाणा और छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा के साथियों को अपने संगठन निर्माण कार्य में लगना चाहिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथियों को सत्ता प्राप्ति के लिए लगना चाहिए। उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लगना चाहिए। उनको आखिरी मुद्दा त्याग करके निर्णय लेके अपनी ताकत बनने के बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। करोड़ों माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों के आंसू, उनकी तकलीफों का ख्याल रखते हुए अपने आप को ताकत बनाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा भी मेरा मानना है कि आप लोग करके मुझे दिखाओगे। हमने अगले टारगेट के तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक टारगेट रखा है कि उनको अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख के सदस्यों की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में करानी है। इतने सदस्य उत्तर प्रदेश में होने ही चाहिए। और 9 अक्टूबर को मेरी आवाज आ रही है वहां ऊपर, 9 अक्टूबर को हमारी उत्तर प्रदेश की पहली रैली राजधानी लखनऊ में होगी। 9 अक्टूबर आज हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम वहां की सरकार को भी ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी आपका अन्याय, आपका झूठ हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए आपको दीवारों का, अपने शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, तमाम तरह के छोटे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। अभी से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। लखनऊ पहुंच के लखनऊ के जरिए हमें उत्तर प्रदेश में जो हमारे रहबर मानव काशीराम साहब ने जो हमारी शक्ति तैयार की थी, जो षड्यंत्र द्वारा हमसे छीन ली गई, उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना है। इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। इस तैयारी को रोकने के लिए दुर्गम भी एक चोटी के जोर लगा लेंगे। इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं कि आप अपने अपने जिलों में संदेश को आज से कहने का काम करें कि 9 अक्टूबर को हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नीला सैलाब तैयार करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम देगी और उसके साथ साथ एक पिछड़े का उप मुख्यमंत्री, एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी वहां सरकार बनाने को देगी। और जमीन में उसकी बड़ी तैयारी चल रही है। परसों छतरपुर में भी हम लोग बताएंगे कि अगर किसी पाठक को ये धोखा हो गया हो कि वो हमारे लोगों का अपमान करेगा, तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें देश के प्रति समर्पित है कि हमने हजारों साल तमाम तरह के अपमान सहे, हम बिना अवसरों के रहे, तमाम तरह के अत्याचार के साथ भी देश के साथ रहे और आज भी भूखे प्यासे पेट भी बिना साधन के आज भी देश के प्रति समर्पित है। क्योंकि हमें देश के मूल निवासी है, देश हमारा है, इसलिए हमारी तैयारी सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अब जो मैंने लिस्ट बनाई थी उत्तर प्रदेश के साथियों और मध्य प्रदेश के साथियों की, मैं चाहूंगा कि जैसे लिस्ट खत्म हो आप लोग अभिनंदन के तौर पर दोनों हाथ से ताले बजाने का स्वागत करें। जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी,
प्रदेश उपाध्यक्ष पीताम्बर सिंह प्रजापति जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कसाना जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर आबिद अंसारी जी, प्रदेश महासचिव चौधरी निजाम जी, प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कटेरिया जी। ये हमारे नौजवान नेता है और मुझे उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में हम लोग वहां बहुत ताकतवर होंगे। प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी सौरभ किशोर जी, प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी श्याम प्रकाश बोस जी, प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी भाई विनय सागर जी, प्रदेश संगठन मंत्री भाई वीर सिंह जी, प्रदेश सचिव भाई अमित गुजर जी, प्रदेश सचिव जोन प्रभारी मानस राय जी, प्रदेश संगठन मंत्री संजीव सागर जी, प्रदेश सचिव भाई अनिकेत धानुक जी, प्रदेश सचिव विकास पेडियाल जी, प्रदेश सचिव रवि कश्यप जी, प्रदेश सचिव चांद बागवारे जी, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश जी, प्रदेश सचिव मुकेश जाटव ठेकेदार जी, प्रदेश सचिव उमेंद्र सिंह जी, प्रदेश सचिव श्याम साहू राठौर जी, जो